बच्चों, आज दो टॉपिक बताऊंगा, अधिशोषण के अनुप्रयोग और कोलाइड के अनुप्रयोग। तो पहले अधिशोषण के अनुप्रयोग में, अधिशोषण मैंने बताया था कि किसी भी ठोस की सतह पर किसी द्रव के या गैस के कणों के इकट्ठा होने को अधिशोषण कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो अनुप्रयोग में हम अधिशोषण के पढ़ते हैं, सिलिका जेल है अधिशोषक, एक एल्यूमिना जेल है सक्रिय चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, जिसे सक्रिय कार्बन भी कहते हैं। इनके उपयोग ही होते हैं ज़्यादातर। जैसे ये है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। निर्वात मतलब वैक्यूम। जैसे किसी स्थान में से या किसी उपकरण में से पूरी तरह से निर्वात उत्पन्न करना है, यानी गैस पूरी तरह से बाहर करनी है, तो पंप से वायु खींचने के बाद उसमें यदि हम एक्टिवेटेड चारकोल रख देते हैं तो वो बची कुची गैसों को भी वो सोख लेता है। गैस मास्क में जो गैस मास्क होते हैं, जो गोताखोर वगैरह गैस मास्क लगाते हैं, उन मास्क में भी एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग किया जाता है, जिससे वो विषैली गैसों को सोख लेता है। केवल जो सही गैसें हैं वो ही हमारे शोषण में जाती हैं अंदर। विभिन्न उत्पादों को नमी से बचाने में, जैसे हम देखते हैं विभिन्न प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं, वो ऑनलाइन मंगवाते हैं या ख़रीदते हैं, तो उनके पैकिंग में छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं एक छोटे से पाउच में, जो सिलिका जेल की गोलियां होती हैं। ये नमी को सोखने का काम करती हैं। रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में, जैसे चीनी है, चीनी का शोधन होता है जब ये रंगीन रहती है, शुरू में गंदली रहती है, कुछ गंदला सा कलर रहता है, तो इसके कलर को दूर करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग किया जाता है। वो एक्टिवेटेड चारकोल रंगीन जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको वो अधिशोषित कर लेता है। विषमांगी उत्प्रेरण में, जैसे हम वनस्पति घी बनाते हैं या हेबर विधि से अमोनिया बनाते हैं, तो उसमें जो उत्प्रेरक हैं ठोस अवस्था में रहते हैं, वो उत्प्रेरण क्रिया में भाग लेते हैं। जल के फिल्टर में, जो फिल्टर होता है जल का, जिसमें से जल छन करके आता है, उसमें भी एक्टिवेटेड चारकोल की एक परत होती है जो अशुद्धियों को उसमें से सोख लेती है। अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, जो अक्रिय गैसें होती हैं कौन कौन सी, जैसे ये हीलियम, नियोन, आर्गन, ये जो अक्रिय गैसें हैं, इनको अलग अलग करने में, इनका मिश्रण है उनमें से, इन सबको अलग अलग करने में इनको एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर प्रवाहित किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे ये अधिशोषित हो जाती हैं एक्टिवेटेड चारकोल के उसमें, क्योंकि वर्णात्मक अधिशोषण होता है। इस विधि को हम वर्णलेखन भी कहते हैं। वर्णलेखन की सहायता से हम विभिन्न पदार्थों का पृथक्करण करते हैं इस तरह से, और या शोधन करते हैं। अशुद्धियाँ अलग जगह सोख ली वो अधिशोषित हो जाती हैं, और जिस पदार्थ को हमें प्राप्त करना है शुद्ध अवस्था में वो अलग जगह अधिशोषित हो जाता है। इसमें सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल का अधिशोषक के रूप में उपयोग किया जाता है। रोगों के उपचार में विभिन्न दवाइयाँ हैं जो विषैले जो पार्टिकल हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको अधिशोषित कर लेती हैं। जैसे चारकोल ये भी विषैली चीज़ों को अधिशोषित कर लेता है, टॉक्सिन्स को अधिशोषित कर लेता है। इसको यदि हम देखेंगे एक्टिवेटेड चारकोल को इंटरनेट पे डाल के, तो उसमें लिखा मिलेगा कि ये यूनिवर्सल एंटीडोट का काम करता था पहले, यानी विश्वव्यापी एंटीडोट, यानी जो रोगों को दूर करने में सहायता करे। एंटीडोट यानी नष्ट करने में, यानी ये टॉक्सिन्स को सोख लेता था, सोख लेता है, इसी वजह से इसमें ये खूबी है। सूचक के रूप में, जो कुछ अधिशोषक पदार्थ सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो जो अनुमापन की क्रियाओं में अंत्य बिंदु को बताते हैं। अनुमापन की क्रिया जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें पता चलती है। झाग उत्प्लावन विधि जो है, ये अयस्क का सांद्रण जब हम करते हैं, अयस्क से किसी धातु को प्राप्त करते हैं, तो उसके सांद्रण का एक पद आता है सल्फाइड अयस्कों का। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में झाग उत्प्लावन विधि में जो अधिशोषण का उपयोग किया जाता है, उसमें जो है चीड़ के तेल को डाला जाता है उसमें, और जिससे जो है सल्फाइड अयस्क अलग हो जाते हैं, और झाग के रूप में जो है अयस्क अधिशोषित हो जाता है, ऊपर आ जाता है वो। और वर्णलेखन में, वर्णलेखन मैंने बता ही दिया क्या है। तो इस तरह से ये अधिशोषण के अनुप्रयोग हैं। इसके बाद दूसरा है कोलाइडों के अनुप्रयोग।
जो कोलाइड हैं ये भी अधिशोषण से ही संबंधित हैं और अधिशोषण का ही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। इसके अनुप्रयोग यदि हम देखें तो खाद्य पदार्थ में, जो खाद्य पदार्थ हैं जो हम खाते हैं, यदि वो कोलाइडी कणों के रूप में होते हैं तो आसानी से पच जाते हैं। जैसे पनीर है, मक्खन है, आइसक्रीम, दूध, जेली, ये कोलाइडी रूप में होते हैं। कोहरा, कुहासा, बादल। नंबर 2, जो कोहरा बनता है, कुहासा बनता है, बादल होता है, बादल होते हैं, ये वायु में जल के कण कोलाइडी रूप में रहते हैं। धुंध इनसे अलग होती है। धुंध में जो है धूल के कण या धुएं के कण भी मौजूद रहते हैं, वो भी कोलाइडी रूप में ही रहते हैं। वर्षा जो होती है, जो बादल हैं, कोलाइडी कण हैं जल के वायु में, उनका स्कंदन हो जाता है एक तरह से, आपस में वो इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, तो फिर पानी की बूंदें वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। और प्राकृतिक रूप से जब वर्षा होती है तो वायु के विक्षोभों के कारण जल की बूंदों का जो है, जो बादल के रूप में है, उनका स्कंदन हो जाता है। और हम उन जल की बूंदों का स्कंदन कृत्रिम वर्षा के रूप में भी करा सकते हैं। कृत्रिम रूप से यदि हम सिल्वर आयोडाइड हम छिड़क दें बादल के ऊपर, या रेत छिड़क दें, आवेशित रेत या नमक छिड़क दें, तो फिर बादल में उपस्थित जो जल के कोलाइडी कण हैं उनका स्कंदन हो जाता है और कृत्रिम वर्षा हो जाती है। बादल का ही रूप ये कुहासा या कोहरा होते हैं जो नीचे उतर आते हैं, जो जल की बूंदें कोलाइडी कण, और ऊपर रहती हैं तो बादल कहलाते हैं, नीचे उतर आती हैं पृथ्वी के समीप तो फिर ये कोहरा, कुहासा ये कहलाते हैं। आकाश का जो नीला रंग है, वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कोलाइडी कण हैं या अन्य कोलाइडी कण हैं, उनसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है नीले रंग का, बाकी प्रकाश अवशोषित हो जाता है, नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, इस वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। डेल्टा का निर्माण, जो नदियां हैं जब समुद्र में गिरती हैं तो समुद्र में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलते हैं जैसे नमक वगैरह, और नदी में रहते हैं मिट्टी के कोलाइडी कण। तो मिट्टी के कोलाइडी कण वहाँ पे जब समुद्र से मिलते हैं तो वहाँ उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा उनका स्कंदन हो जाता है और वहाँ पे एक त्रिकोणाकार भूमि के रूप में वो मिट्टी इकट्ठी होती रहती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। रक्त में जो है, रक्त क्या है? रक्त एक धनात्मक कोलाइडी विलयन है जिसमें हीमोग्लोबिन के धनात्मक कोलाइडी कण होते हैं। रक्त का बहना रोकने के लिए हम फिटकरी मिलाते हैं जिससे उसका स्कंदन हो जाता है रक्त का। और उद्योगों में हम कोलाइडों का इस अनुप्रयोग किस तरह से देखते हैं। जैसे धुएं का अवक्षेपण हमें करना हो, जो धुएं में क्या है, कार्बन के कोलाइडी कण हैं, यदि इसको हम ऐसे स्तंभ से गुजारें जिसमें आवेशित एक गोला लटका हुआ हो तो वे उन कार्बन के आवेशित कणों का जो है स्कंदन हो जाता है, उस पर वो चिपक जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। पेयजल का शोधन, पेयजल जैसे फिटकरी मिला दें तो उसमें उपस्थित जो जल है, जल में उपस्थित जो कोलाइडी अशुद्धियाँ हैं उनका स्कंदन हो जाता है। औषधियाँ भी जो है कोलाइडी रूप में ही ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती हैं। जैसे ये खाद्य पदार्थ कोलाइडी रूप में ज़्यादा अच्छे तरह से पच जाते हैं। उत्प्रेरक के बारे में मैंने बता दिया अधिशोषण में। और जो साबुन की जो क्रिया है स्वच्छीकारक, जो स्वच्छ करती है, कपड़ों को धोती है साबुन या अपमार्जक, उसमें भी कोलाइडी कण बन जाते, कोलाइडी मिशेल बन जाती हैं, मैंने बताया था, वो भी कोलाइडी कण हैं। उनके बनने के कारण उसकी वस्त्रों की स्वच्छीकारक क्रिया हो पाती है, वस्त्र जो है साफ हो पाते हैं साबुन से प्राप्त कोलाइडी कणों के कारण। तो हम देखते हैं तो कोलाइडी कणों के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं या कोलाइडी कणों का स्कंदन करके अशुद्धियों को दूर करते हैं। दो तरह से कोलाइडों का अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। या तो हम कोलाइडी कणों को सीधे ही अपने उपयोग में लाते हैं, जैसे दवाइयों के रूप में या खाद्य पदार्थों के रूप में, या कुहासा और बादल के रूप में एक प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। आकाश का नीला रंग प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, डेल्टा का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है, और रक्त प्राकृतिक रूप से एक कोलाइडी विलयन है। या फिर हम कोलाइडों का अनुप्रयोग जो कोलाइडी अशुद्धियाँ हैं उनका स्कंदन करके प्राप्त करते हैं। यदि किसी पदार्थ में कोलाइडी अशुद्धियाँ हैं या किसी जगह पे कोलाइडी अशुद्धियाँ हैं, जैसे धुआं हैं, तो इन कोलाइडी अशुद्धियों का यदि हम अवक्षेपण कर दें इन कोलाइडी कणों का, तो ये अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगला चैप्टर कल से शुरू होगा।